तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि किस तरीके से करण ने उस राक्षस से अपने मित्र और उन लोगों की जान बचाई थी। उसने बलराम के द्वारा दिए गए उस जादुई अंगूठी का इस्तेमाल किया था जिसके द्वारा कवच उत्पन्न हो गया था और सभी की जान बच गई थी। और एक डाकू गुस्से में करण की तरफ तलवार निकाल लेता है। साथ ही साथ हमें अब ये देखना है कि क्या वाकई में उस राक्षस की मृत्यु हो गई थी या वो अभी भी जिंदा था। तो आइए जानते हैं इस कहानी के एपिसोड 11 में। भाईजान, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन सब में इन्हीं सब का हाथ हो, इसने मैं फंसाने के लिए चाल चली हूं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुमने देखा नहीं, उसकी भी जान खतरे में थी। डाकू का सरदार अत्यंत प्रसन्न होता है क्योंकि करण की वजह से सबकी जान बच गई थी। हम लोग आपको जाल में क्यों फंसाएंगे? आपको हम पर यकीन करना होगा। तुम्हें इनसे माफी मांगनी चाहिए। मैं इससे माफी नहीं मांग सकता सरदार। तुम मेरे आदेश को मना नहीं कर सकते। मैं तुम्हारा सरदार हूँ। माना, लेकिन सरदार, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जो मुझे माफी मांगनी पड़े। हम डाकू हैं लेकिन बेईमान नहीं हैं। अगर हम गलत करेंगे तो हमें माफी मांगनी होगी, समझे? नहीं नहीं, रहने दीजिए सरदार, मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन ये हमारे उसूलों के खिलाफ है, इसलिए माफी तो जरूरी है। ठीक है सरदार। अरे, ये कैसे हो सकता है? इसका तो अभी अंत हो चुका था। ये राक्षस काफी ताकतवर जान पड़ता है जयदेव। हमें इसकी कमजोरी का पता लगाकर इसका वध करना होगा। सभी लोग डर के मारे यहाँ वहां भागने लगते हैं। सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हो रहा था कि करण को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन इसी अफरा तफरी में डाकू के सरदार का एक आदमी वहीं पत्थर से दबकर मर जाता है। भाईजान, ये क्या हो रहा है? हम लोग जिंदा बचेंगे भी कि नहीं? जब सभी लोग अपनी नजर घुमाते हैं तो देखते हैं कि डाकू का सरदार उस राक्षस के बाईं ओर खड़ा है। अरे वो देखो, डाकू का सरदार तो उस राक्षस के पास जा रहा है। हाँ, वो कितना बहादुर है ना। लेकिन इससे उनकी जान को खतरा हो सकता है। अब हम क्या करें करण? वो राक्षस तो हमें ही देख रहा है। उस समय उस राक्षस का ध्यान करण और उसके मित्रों की ओर था, इसलिए डाकू के सरदार को उस राक्षस पर आक्रमण करने का मौका मिल जाता है। वो शीघ्र ही अपने हाथ में पकड़े हुए तलवार को उस राक्षस की ओर फेंकता है। बेरहम प्राणी, तुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। तो उस डाकू के सरदार का निशाना काफी पक्का था। उसकी तलवार सीधे जाकर उस राक्षस के ग्रीवा में लग जाती है और वो दर्द से छटपटाने और चिल्लाने लगता है। इसके बाद तूफान भी बंद हो जाता है और वो राक्षस एक मिट्टी की मूर्ति के समान गलकर वहीं खत्म हो जाता है। करण, ये फिर से तो उत्पन्न नहीं हो जाएगा ना? लगता तो नहीं है लव। बहुत भयानक था ये राक्षस। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तुम सब डरो मत, हम हैं ना साथ। हिम्मत रखो। वैसे भी अभी हमें बहुत लंबा सफर तय करना है कुश। मुझे माफ करना दोस्तों, मेरी वजह से आप सभी को इतना कष्ट झेलना पड़ रहा है। अरे ऐसा मत कहिए राजकुमारी जी, हम तो बड़े धन्य हैं कि हमें आपकी मदद करने का मौका मिल रहा है। राजकुमारी जी, देखिए आप ऐसे मायूस मत होइए। हम सब अपनी मर्जी से ही तो आपका साथ दे रहे हैं। हाँ राजकुमारी जी, ये तो हमारा सौभाग्य है अगर आप हमारी वजह से सही हो जाती हैं। तुम सबका बहुत बहुत धन्यवाद। करण, अब हम यहाँ से चलते हैं। लेकिन मित्र, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो तो मुझे याद कर लो। मैं पश्चिम में बसे अमरपुर गांव से बाहर एक पुराने घर में रहता हूँ। अवश्य मित्र, तुमने इतनी बड़ी बात कही, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे माफ करना, मैंने आपको गलत समझा। माफी मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे मित्र, क्योंकि परिस्थितियां ही ऐसी थी कि आपने ऐसा सोच लिया। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अब आप यहाँ से आराम से जाइए। मेरे मालिक बहुत अच्छे हैं, सबकी सहायता करते हैं। डाकू का सरदार ये देखकर चौंक जाता है। अरे, आपका पशु बोल भी सकता है? ये कैसा कुदरत का करिश्मा है। वाह, अति उत्तम। हाँ, ये एक लंबी कहानी है। कभी फुर्सत होगी तो हम आपको अवश्य सुनाएंगे, परंतु अभी हमें यहाँ से प्रस्थान करना होगा।
क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। अवश्य मित्र, अब आप लोग भी जल्दी यहाँ से प्रस्थान कीजिए, हम भी चलते हैं। अब मैं दुआ करता हूँ कि आप सभी मित्र जिस कार्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं वह कार्य अवश्य सफल हो। और इसके बाद डाकू का सरदार उन्हें अलविदा कहकर अपने साथियों के साथ वहां से चला जाता है। इसके बाद करण और उसके मित्र भी अपने तांगे की तरफ बढ़ते हैं। चलो मित्रों, अब हम अपनी यात्रा फिर से शुरू करते हैं। चलो। और इसके बाद करण अपना तांगा चलाना शुरू कर देता है और सभी लोग अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। आपको पक्का मालूम है ना राजकुमारी कि वधिराज हमें उस जगह पर ही मिलेगा? हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि वो हमें वहाँ मिले ही ना और हमारा जाना भी व्यर्थ हो जाए। और थोड़ी देर बाद हाँ, मैंने उसके बारे में बहुत सुना है और बाबा ने भी मुझे यही कहा था कि मुझे इसी रास्ते पर आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा था कि वधिराज किसी ऐसे स्थान पर रहता है जहाँ पर अत्यधिक हिम है और मेरे विचार से हम जिस रास्ते पर बढ़ रहे हैं उसी रास्ते पर एक ऐसा स्थान है जहाँ पर बहुत ठंड होती है। ठीक है, जैसा आप कहें राजकुमारी चंदा। सभी लोग बातें कर ही रहे थे कि अचानक से टॉबी की नजर करण के म्यान में रखते हुए उसके तलवार के ऊपर जाती है। करण, करण, तुम्हारी तलवार अभी मैंने देखा, वह चमक रही थी। क्या? हाँ। अरे, ये कोई भूतिया तलवार तो नहीं है? और करण, ये वही तलवार है ना जो तुमने उस शिकारी आदमी से ली थी जिसने राजकुमारी चंदा को पहले पकड़ने की कोशिश की थी? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तलवार उसी जादूगर की है। ये तलवार काफी काम की है। हो सकता है कि इसी तलवार के सहारे हम उस जादूगर का वध कर सके। सुनहरी चिड़िया अपनी बात खत्म ही करती है कि अचानक से करण तांगे को रोक देता है। अरे, आगे का रास्ता तो बंद है। अब हम आगे कैसे बढ़ेंगे? हाँ करण, अब क्या होगा? अरे तो क्या है, हम एक एक करके पत्थर हटा देंगे और निकल जाएंगे। नहीं कुश, ये जितना साधारण दिखता है उतना साधारण है नहीं, इसमें भी जरूर कुछ पहेली होगी। हाँ जयदेव, तुम सही कहते हो, जरूर कुछ होगा। ये रास्ता तो पूरा पत्थरों से बंद है और देखो बीच में इतना विशाल गड्ढा भी है। अब हम उस पार कैसे जाएंगे? तभी अचानक से उन पत्थरों पर अपने आप ही किसी गुप्त भाषा में कुछ अपने आप लिख जाता है, जिससे एक विशिष्ट चमक बाहर आ रही है। अरे देखो, ये कैसा जादू हो रहा है। मुझे तो फिर से डर लग रहा है। कोई मुसीबत तो नहीं है? नहीं नहीं, इस पर कुछ लिखा जा रहा है। फिर भी हमें सावधान रहना चाहिए करण। अरे अरे, फिर से कोई राक्षस तो नहीं आ जाएगा ना? सभी लोग पीछे हट जाओ, कुछ भी हो सकता है। हे भगवान, हमें बचा लीजिए, मुसीबतें तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। तभी वहां पर एक स्त्री आ जाती है जो कि देखने में बहुत खूबसूरत है और जिसने हरे रंग के वस्त्र पहने हैं। आप कौन हैं? और आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? आप सभी को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इस जगह की रक्षक देवी हूँ। मैं इस जगह की सुख शांति के लिए कई सालों से यहाँ की रक्षा करती आ रही हूँ। देवी जी प्रणाम। क्या आप हमारी मदद कर सकती हैं इस परेशानी से निकलने में? अवश्य बालिका। ये चमक कैसी है? यह मेरी शक्ति का प्रतीक है। तुम सब चिंता मत करो। मैं अब इन पत्थरों को यहाँ से हटा देती हूँ ताकि आप लोग अपना सफर आगे जारी रख सके। तभी वो देवी अपनी हथेली को खोलती है और उसकी हथेली से एक विशेष प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है जो नीले रंग के गोले के रूप में था। वो उस गोले को उन पत्थरों की ओर फेंकती है जिससे सारे पत्थर जोर से टूटने लगते हैं। सभी संभल कर,
किसी को चोट ना पहुंचे। झुक जाओ सब। अरे अरे, ये पत्थर तो हमारी तरफ भी आ रहे हैं। मुझे लगता है हम तो पत्थर में ही दब जाएंगे। नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, जरा संभल के रहो। सभी पीछे हट जाओ। देखो, हमारी तरफ एक विशाल पत्थर लुढ़कता हुआ आ रहा है। जयदेव, यहाँ आओ जल्दी। मेरे साथ पत्थरों को रोको, नहीं तो हम सब इसके नीचे दब जाएंगे। हाँ मित्र। तभी वो देवी अपनी शक्ति से उस पत्थर को हटाने की कोशिश करती है। देवी जी ध्यान से, कहीं आपको चोट ना आ जाए। पत्थर काफी भारी हैं। आप दोनों चिंता ना करें, आप दोनों यहाँ से जाइए। और इसी बीच वो बड़ा पत्थर उस देवी के ऊपर आ जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? लेकिन ये अभी जिंदा है। अब हमें इनके होश में आने का इंतजार करना होगा, क्योंकि इन्होंने हमारी जान बचाई है। हम इन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं यहाँ पर। हाँ मित्र। बेचारी देवी जी हमारी वजह से घायल हो गई। चिंता मत करो बबली, वो ठीक हो जाएंगी। तो थोड़ी देर बाद उस देवी को होश आता है। मुझे मेरे निवास स्थान पर ले चलो, मुझे पीड़ा हो रही है। देवी जी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, हम आपको आपके निवास स्थान पर जरूर ले जाएंगे। चलिए। आप मुझे पकड़ लीजिए और हमारे तांगे में आराम से बैठ जाइए। अब आप हमें रास्ता बताइए देवी जी, हम आपको आपके निवास स्थान पर सही सलामत छोड़ देंगे। हाँ, मैं तुम्हें रास्ता बताती जाती हूँ। अभी तो कुछ देर तक सीधे ही चलो। ठीक है देवी जी। आपको ज्यादा तकलीफ तो नहीं हो रही ना देवी जी? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। हमें माफ कर दीजिए देवी जी, हमारी वजह से आपको चोट लगी। कोई बात नहीं, ये ठीक हो जाएगा। आगे का रास्ता बताइए देवी जी। यहाँ से बाएं मुड़कर एक बरगद का पेड़ है, उस पेड़ के थोड़ा आगे चलकर एक घर है, बस वही मेरा घर है। ठीक है। आपको ज्यादा पीड़ा हो रही है क्या? नहीं, बस मैं घर पहुंच जाऊं तो थोड़ा आराम मिलेगा। तो थोड़ी देर बाद सभी लोग उस देवी के द्वारा बताए हुए पते पर पहुंच जाते हैं। सभी मित्र उसके घर को देखकर काफी चौंक जाते हैं, क्योंकि उस देवी के घर के चारों ओर विभिन्न प्रकार के आकर्षक फूल, पौधे और तितलियां, साथ ही जुगनू उस जगह की सुंदरता को बढ़ा रहे थे। अति सुंदर, आपका घर तो अत्यधिक सुंदर है देवी जी। हाँ, वास्तव में। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए देवी जी, आपको हम सब अंदर लेकर चलते हैं। अरे, अचानक से अंधेरा कैसे हो गया? देवी माँ, बताइए, आपके घर में इतना अंधेरा कैसे हो गया? अभी तो इतनी जगमगाहट थी। देवी? अरे देवी जी यहाँ नहीं है, वो तो गायब ही हो गई हैं। पता नहीं क्यों हमें ऐसा आभास हो रहा है कि कुछ गलत होने वाला है। हमें तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। कितना अंधेरा हो गया यहाँ पर। ये तो पहले जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा। ये अचानक बदल कैसे गया? आप बिल्कुल सही कहती हैं राजकुमारी चंदा, मैं इस स्थान की गंध सूंघ रहा हूँ। यह बिल्कुल परिवर्तित हो गई है। देवी जी, आप ठीक हैं? हाँ मेरे मित्रों। अरे देखो, देवी के पीछे एक पूंछ दिख रही है। ये कोई देवी नहीं है। भागो यहाँ से जल्दी, फिर से नई मुसीबत आन पड़ी है।
यहाँ पर तुम सब आ तो गए, लेकिन जाओगे तब जब मैं चाहूंगा। तुम लोग कितनी भी कोशिश कर लो, यहाँ से आसानी से बचकर नहीं जा सकते। अरे ये तो एक दानव है और इसका तो आकार बढ़ता ही जा रहा है। डरो मत करण, मैं हूं तुम्हारे साथ। अरे नहीं, ये तो एक दानव है। मैंने कहा था ना, कुछ भी हो सकता है। हम किसी पर भी यकीन नहीं कर सकते। अब क्या होगा जयदेव? यहाँ तो लगातार मुसीबतें आती ही जा रही हैं। बहुत ही खतरनाक रास्ता है राजकुमारी जी को उनकी जगह पर पहुंचाने का। अब क्या करें, ये दानव तो हमें मार देगा। नहीं नहीं, हम सब इस मुसीबत से भी निकल जाएंगे, जैसे हर बार निकलते आए हैं। करण, देखो इतने सारे चमगादड़ न जाने कहां से आ रहे हैं। उस दानव के हाथों को देखो, देखो ये उसी के हाथों से निकल रहे हैं। जो भी वस्तु हाथ में आए उठा लो दोस्तों, अपना बचाव करो इनसे। दोस्तों, यहाँ से कहीं और चलते हैं, इनको संभालना काफी जटिल हो रहा है। हाँ भाई चलो। ये कैसे अजीब चमगादड़ हैं? ये तो गायब हो रहे हैं। लगता है ये भी जादुई चमगादड़ हैं। बचकर कहां जाओगे तुम सब? ये चमगादड़ कभी खत्म नहीं होंगे। जयदेव, अपनी बाईं ओर वो कपाट देखो, जल्दी से वो खोलो और हम सब उसके अंदर चलते हैं। तब तक मैं यहाँ संभालता हूँ। नहीं करण, हम तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। लव कुश और बुलबुल को वहां भेज दो, लेकिन तुम तब तक दरवाजा तो खोलो। ठीक है, मैं इनके लिए दरवाजा खोलकर वापस आता हूँ। अचानक से सुनहरी चिड़िया पर एक चमगादड़ हमला करने लगता है। वहां पर तुरंत विदुषी आती है और उस चमगादड़ को अपने हाथ से मार देती है। हम आपको कुछ भी नहीं होने देंगे राजकुमारी, आप ठीक तो है ना? हाँ विदुषी, मैं ठीक हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों जल्दी से यहाँ आओ, दरवाजा खुल गया है। जयदेव तुम भी चलो, मैं भी आ रहा हूँ। जल्दी से रास्ता बनाओ मेरे आने का। ठीक है करण, जल्दी आओ। सभी लोग जल्दी से उस दरवाजे से एक कमरे के अंदर चले जाते हैं। और जब अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पर उस दानव ने बहुत सारे इंसानों को पारदर्शी डिब्बों के अंदर बंद कर रखा है। अरे साथियों, ये देखो, हमें लगता है कि ये कोई परी है। हाँ राजकुमारी जी, ये तो बिल्कुल एक परी जैसी है, लेकिन असली है या नकली? ये असली है बुलबुल। आखिर क्यों इस दानव ने इतनी सुंदर परी को कैद किया होगा? करण, वह दानव यहाँ आ रहा है, मुझे आभास हो रहा है। आखिर तुम हम लोगों से चाहते क्या हो? हमें यहाँ से जाने दो। आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तुम लोगों को यहाँ से ऐसे ही जाने नहीं दे सकता। तुम यह जो अपने चारों तरफ इन लोगों को देख रहे हो ना, इन सबको मैंने ही बंदी बनाया है। अब तुम्हारी भी यही दशा होगी। लेकिन इनके साथ ऐसा क्यों किया? पर तुम हमें बंदी बनाकर क्या करोगे? इससे तुम्हें क्या मिलेगा? उस रास्ते से जो कोई भी गुजरता है, मैं उन लोगों को कैद कर लेता हूँ और उन लोगों से वह कार्य करवाता हूँ जो मेरा मन करता है, और धीरे धीरे एक एक करके सबको मार देता हूँ। लेकिन हम तुम्हारे रास्ते में नहीं आए, बल्कि तुम हमारे रास्ते में आए हो। अच्छा, तो एक शर्त है। अगर तुम लोगों में से कोई भी मुझे प्रसन्न करने में सफल हो गया तो मैं तुम लोगों को जिंदा जाने दूंगा। ठीक है, हमें शर्त मंजूर है, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरी शर्त के सामने शर्त रख रहे हो? हाँ तो इसमें क्या, मैंने आपसे गलत थोड़ी ना कहा है। लगता है हमारी शर्त से डर गया है। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। इसे डर लग रहा है, तुम शर्त मत लगाओ। अरे नहीं नहीं, ये तो एक विशाल दानव है, ये डर नहीं सकते। ये हमारे साथ शर्त लगा लेंगे। बताओ अब, शर्त लगाओगे? ठीक है, बताओ। शर्त यह है कि मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। यदि आपको हमारी कहानी पसंद आई तो आपको हमारी एक इच्छा पूरी करनी होगी। कोई भी शर्त मंजूर होगी, परंतु यहाँ से बाहर जाने की शर्त बिल्कुल नामंजूर होगी।
अवश्य, जैसा आप कहें, लेकिन तुम कैसे करोगे? मैं कुछ सोचता हूं। ठीक है, मैं आपको कहानी सुनाता हूं। वैसे मैं मानता हूं कि आप एक अच्छे निर्णायक हो और आप अच्छे से निर्णय ले सकते हो कि इस कहानी में कौन सही है और किसके साथ गलत हुआ है। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है। ठीक है, मगर ध्यान रखना, अगर मुझे तुम्हारी कहानी अच्छी ना लगी तो मैं तुम्हें और तुम्हारे सारे मित्रों को इन सभी लोगों की तरह यहीं पर कैद कर दूंगा। तो सुनिए, किसी गांव में हरिया नाम का एक गरीब किसान रहता था और उसके पास एक बकरी थी। बीते कुछ दिनों से उसकी फसल खराब हो रही थी, इसलिए उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। तभी एक दिन उसे एक विचार आता है कि उसे अपनी बकरी को खाना चाहिए। उस समय नवरात्र चल रहे थे, इसलिए वो उस बकरी को नहीं खाता है। वो सोचता है कि वो अपनी बकरी को नवरात्रि के बाद पकाकर खाएगा, लेकिन उसकी बकरी को ये बात जब पता चलती है कि उसका मालिक अब उसकी जान लेने वाला है, जिसके कारण उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देने लगा। लेकिन हरिया तो उसको मारने का मन बना चुका था। वहीं वो बकरी हरिया को बहुत प्रेम दिखाती थी। वो जब भी जंगल से लकड़ियां काटकर घर आता था तो वो बकरी अपने मालिक के पास आकर उसे प्रेम से चाटने लगती। लेकिन तभी उसी समय उसके गांव में एक राक्षस लोगों को मारकर खा रहा था, लेकिन हरिया को यह बात मालूम नहीं थी। तो एक दिन ऐसे ही हरिया जब जंगल में लकड़ियां लेने के लिए गया हुआ था, तभी उसके घर में वो राक्षस आ जाता है। उस समय उसे बहुत भूख लगी हुई थी और वो वहां बस किसी शिकार की तलाश में शहर में आया हुआ था। अरे, तुमने कहानी क्यों बंद कर दी? आगे सुनाओ। तो तुम्हें ये अर्ध कहानी कैसी लगी? उत्तम, अति उत्तम। लेकिन अब कहानी सुनाना शुरू करो, नहीं तो तुम दोनों की गर्दन यहीं पर काट दूंगा। नहीं नहीं, मैं सुनाता हूं आगे की कहानी। सुनाओ सुनाओ। तो जब वो राक्षस शिकार की तलाश में हरिया के घर में आता है तो वो देखता है कि वहां पर कोई भी मनुष्य नहीं है, और थोड़ी देर बाद यहां वहां ढूंढने के पश्चात उसे वो बकरी वहां पर दिखाई देती है। बड़ा राक्षस उस बकरी को देखकर काफी प्रसन्न हो जाता है और उसकी गर्दन काटकर तुरंत ही उसका सारा रक्त पी जाता है। इसके बाद उसका आधा मांस खाकर वहीं पर उसके शव को छोड़ देता है। और जब हरिया घर आता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। और फिर? सुनाओ आगे, चुप क्यों हो गए? मुझे आगे बताओ कि हरिया का क्या हुआ। आगे की कहानी तो बहुत ही दुख देने वाली है। मैं सोच रहा हूं तुम्हें सुनाऊं या ना सुनाऊं। हाँ, इनको भी बहुत ही बुरा लगेगा कहानी सुन के। नहीं नहीं, अब कहानी को अधूरा मत छोड़ो, मुझे पूरी कहानी सुननी है। अच्छा, पक्की बात है? तुमने सोच लिया है ना? हाँ हाँ, जल्दी सुनाओ। ठीक है जयदेव, सुना दो इन्हें आगे की कहानी। फिर क्या, बेचारा हरिया तो फूट फूट कर रोता है और उसकी याद में खुद को कोसने लगता है। पर वो हरिया क्यों रोया? क्योंकि हरिया तो उस बकरी को खाना चाहता था। उसे तो एक ना एक दिन मरना ही था, पर बकरी की वजह से ही हरिया की जान बची थी। लेकिन करण, तुम ही सोचो उस हरिया की क्या हालत हुई होगी जब उसने अपने उस पालतू पशु को इस तरह से मृत देखा होगा। फिर पता है आगे क्या हुआ? नहीं नहीं करण, रहने दो, बहुत ही तकलीफ वाली दास्तां है। तुम लोग बार बार कहानी को अधूरा क्यों छोड़ देते हो? मैं तुम सबको मार दूंगा। हम तो तुम्हारे लिए ही कहानी को अधूरा छोड़ रहे हैं ताकि तुम्हें बुरा ना लगे। नहीं नहीं, बताओ मुझे। जब हरिया फूट फूट कर रो रहा था तभी गांव के कुछ लोग उसके घर में आए और उसे राक्षस के बारे में सब कुछ बताया। उसके एक खास मित्र ने उसे बताया कि अगर आज उसकी बकरी उसके घर में ना होती तो शायद वो राक्षस उसे ही मारकर खा जाता। हाँ, तो जब हरिया को ये बात पता चलती है तो वो और जोर जोर से रोने लगता है। और अपनी बकरी को याद करता रहता है। लेकिन अब रोने से कोई फायदा नहीं होता क्योंकि उसकी बकरी तो अब मर चुकी थी। देखिए ना,
कैसे एक मूक प्राणी ने निस्वार्थ होकर अपने मालिक की रक्षा करी। हाँ देखो कितने अच्छे होते हैं जानवर। हाँ देखो हमारा टॉबी भी तो कितना अच्छा है। करण भी तो टॉबी से बहुत प्यार करता है। मालिक अब आप बताइए, क्या उस बकरी के साथ सही हुआ? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बहुत गलत किया। दरअसल करण जब उसके निवास के अंदर आया था तो उसने उस राक्षस की एक तस्वीर देखी थी जिसमें उसका एक पालतू पशु था, जिससे करण को समझ में आ गया था कि ये राक्षस जानवरों से अत्यंत प्रेम करता है और इसलिए करण ने उसे यही कहानी सुनाई। मुझे पूर्ण रूप से यकीन हो गया है कि आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है, तो क्या आप मेरी एक इच्छा पूरी करेंगे? अवश्य अवश्य। तो आप उस परी को अपनी कैद से आजाद कर दीजिए। मैं इसे आजाद तो कर दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ यहाँ पर रहना होगा ताकि तुम मुझे हर दिन अच्छी अच्छी कहानियां सुनाओ। अवश्य मेरे मालिक, आप जैसा कहें, मैं यहीं रह लूंगा। ठीक है, मैं इसे अभी आजाद करता हूँ। तो वो दानव एक मंत्र पढ़ता है और उसके बाद एक जादुई शक्ति को उस परी की तरफ फेंकता है, जिससे वो डिब्बा एक जादुई रोशनी से भर जाता है और उसमें से थोड़ी देर बाद वो परी निकलती है। कितनी सुंदर परी है ना? हाँ टॉबी। हाँ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा लव। दुष्ट प्राणी, तू अब नहीं बचेगा। इसका खात्मा कर दीजिए। मेरे साथ धोखा हुआ है। मैंने जानबूझकर इस परी को आजाद करवाया था कि ये तुझे सबक सिखा सके। तूने आज तक कई लोगों की जिंदगियां बर्बाद की हैं और आज तेरे उन सभी बुरे कर्मों का परिणाम भोगने का वक्त आ गया है। तूने इतने सालों तक इस परी को कैद करके रखा, अब इसकी सजा तो तुझे मिलकर ही रहेगी। हाँ, और भी ना जाने तूने किस किस को तकलीफ दी होगी। अब तेरा समय खत्म हो चुका है दुष्ट। धोखा हुआ है मेरे साथ, बहुत बड़ा धोखा। मैं छोड़ूंगा नहीं तुम सबको। तो वो परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और उसमें से एक सफेद रंग की चमक निकलती है। तत्पश्चात वहां पर एक छोटी बोतल दिखाई देती है। तूने मुझे कैद किया था ना, अब तू देख कि कई महीनों तक कैद होने का एहसास कैसा होता है। नहीं 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 नहीं। और वो दानव परी के द्वारा उत्पन्न किए हुए उस जादुई बोतल में चमत्कारी रूप से कैद हो जाता है। अब से तू मेरे लोक में ही ऐसे ही कैद रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर परी। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम अप्सरा है और मैं अप्सरा नगर में रहती हूँ। तो वह जगह बहुत ही सुंदर होगी ना, जैसे कि आप हैं। ये तभी पता चलेगा जब आप सब मेरे साथ मेरे अप्सरा नगर में चलेंगे। करण, एक बार इन सुंदर परी के नगर में चलते हैं ना। मैंने कभी भी नहीं देखा कि परियां कैसे रहती हैं। हाँ हाँ चलो। अरे टॉबी, देखा तो हमने भी नहीं है, लेकिन अभी हम कैसे जा सकते हैं? टॉबी मायूस हो जाता है। तुम्हें उदास होने की कोई आवश्यकता नहीं है मित्र, हम अप्सरा नगर जरूर चलेंगे। परंतु अरे करण, तुम परेशान मत हो, बस थोड़ी देर की ही तो बात है। हाँ करण, राजकुमारी चंदा सही कहती है, मुझे भी टॉबी की तरह अप्सरा नगर देखने का बहुत मन कर रहा है, क्योंकि मैंने तो केवल अपनी दादी माँ के मुंह से कहानियों में ही सुना था कि परी भी होती है। ठीक है, चलते हैं फिर। ठीक है, तो आप सभी तैयार हो जाइए। परी अपनी छड़ी को घुमाती है और सभी लोगों को एक घेरे में आने के लिए कहती है। तत्पश्चात चारों ओर एक जादुई चमकीला घेरा बन जाता है और सभी लोग उस स्थान से अप्सरा नगर में पहुंच जाते हैं। वाह अप्सरा, आपका नगर अत्यंत लुभावना और सुंदर है। मुझे तो अभी भी यकीन ही नहीं हो रहा ये ऐसी भी कोई सुंदर दुनिया है। अरे वो देखो, उड़ने वाला कुकुर, वाह! अप्सरा नगर अत्यंत आकर्षक और तिलस्मी था। चारों तरफ उड़ने वाले पशु और सुंदर सुंदर परियां आसमान में उड़ती हुई दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर सभी का मन एकदम प्रसन्नचित हो जाता है। महारानी अप्सरा, क्या मैं भी उड़ सकता हूँ? आपके लिए तो ये करना आसान होगा ना? हाँ, क्यों नहीं नन्हे प्राणी। अच्छा जल्दी कीजिए फिर तो। हाँ, अब देखना, मैं अपनी छड़ी घुमाऊंगी और तुम भी उड़ने लग जाओगे। तभी परी फिर से अपनी छड़ी घुमाती है और अचानक से टॉबी के पंख बन जाते हैं
और वो आसमान में उड़ने लगता है। वाह महारानी अप्सरा, मैं तो वाकई में उड़ रहा हूँ। बहुत आनंद आ रहा है। मैं भी उड़ना चाहती हूँ। और वो भी परी के जादू के कारण हवा में उड़ने लगती है। वो टॉबी को पकड़ती है और गोल गोल हवा में उड़ने लगती है। लेकिन तभी वहां पर एक व्यक्ति आ जाता है जो गुस्से में था। वो क्रोधी आदमी सोचता है कि करण और उसके दोस्त कोई आक्रमणकारी हैं और वो तुरंत अपने सैनिकों को बुला लेता है। सैनिकों, नहीं पिताजी, रुकिए, सुनिए मेरी बात। सैनिकों, ये हमलावर हैं, इन पर हमला कर दो। पिताजी, आपको इन लोगों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सब मेरे मित्र हैं। ये आपके पिताजी हैं? हाँ। मित्र? तुम इनसे कौन से स्थान पर मिली थी पुत्री? ये कर्ण है पिताजी। आपको नहीं पता, इसी युवक की वजह से मुझे उस श्राप से मुक्ति मिली है और ये सब इनके मित्र हैं। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद पुत्र। मैं अपनी पुत्री को यहाँ पर देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं आपका आभारी रहूंगा। कोई बात नहीं महाराज, ये तो मेरा फर्ज था। वैसे आपकी पुत्री ने भी हमारी अत्यधिक सहायता की उस दानव से बचने में। अगर ये ना होती तो शायद आज हम सब जिंदा भी ना होते। हाँ, कर्ण बिल्कुल सही कह रहा है। हाँ, करण बिल्कुल सही कह रहा है। वैसे आपकी अब हम सभी से मित्रता हो गई है, तो क्या आप हमें यह अप्सरा नगर दिखा सकते हैं? अरे टॉबी, ये कैसी बातें कर रहे हो? वो यहाँ के राजा हैं, वो भला अप्सरा नगर क्यों दिखाएंगे? माफ कीजिएगा महाराज, ये मेरा पालतू पशु है, थोड़ा मजाक कर लेता है। तो क्या हो गया करण? इसने कुछ गलत तो नहीं कहा है? लेकिन अप्सरा जी, ये इस राज्य के महाराज हैं, हम इनसे इस तरह की बात नहीं कर सकते। अरे अरे, हम यहाँ के राजा हैं तो क्या हुआ? आप हमारे मेहमान हैं और आपको प्रसन्न रखना हमारा कर्तव्य है और हम अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटते। वाह, इसका मतलब आप हमें घुमाएंगे यहाँ? हाँ पिताजी, सही कहते हैं। आप सभी लोग आइए, अब आगे चलते हैं। तभी अप्सरा उन्हें एक ऐसी जगह पर ले जाती है जहां पर एक बेहद सुंदर झरना था, जिससे एक विशेष प्रकार की सुगंध आ रही थी और उस झरने के आसपास का दृश्य अत्यंत आकर्षक था। लव और कुश, देखो ना, ये जगह कितनी खूबसूरत है। कितनी मनमोहक सुगंध है यहाँ। हाँ, सच में मन करता है कि यहीं ठहर जाऊं। आप सभी का अप्सरा नगर में स्वागत है। अरे, यहाँ की तो तितलियां बोल भी सकती हैं। हाँ मेरे मित्र, जब हमारा टॉबी बोल सकता है तो तितलियां भी तो बोल सकती है ना। यही तो है जादू की दुनिया। कुछ समझ नहीं आता कि कहाँ क्या हो जाए। हाँ बुलबुल, बिल्कुल सही कहती हो तुम। अप्सरा राजकुमारी, आपकी जगह तो अत्यंत मनमोहक है। आप सभी को भूख लगी होगी, महल के अंदर चलिए और सभी लोग खाना खा लीजिए। तो जैसे ही सभी लोग महल के अंदर जाते हैं, वहां पर बहुत सारी सुंदर परियां होती हैं जो उनके स्वागत के लिए खड़ी होती हैं। सभी परियां एक दूसरे का हाथ पकड़ती हैं और आसमान में उड़कर और उनके चारों ओर चमकीला घेरा बनाकर गाती हैं। वाह, तभी भोजन करने के थोड़ी देर बाद अब हमें यहाँ से चलना चाहिए।
हमें जल्दी वधिराज को ढूंढना होगा। वक्त निकलता जा रहा है। राजकुमारी जी, मैं भी आपसे यही कहने वाला था। चलिए अब चलते हैं। तो करण राजकुमारी अप्सरा से वहां से जाने के लिए कहता है। तो अप्सरा फिर से जादुई घेरा बनाती है और करण और उसके मित्र उन्हें उसी जगह पर पहुंच जाते हैं। राजकुमारी अप्सरा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे, हमारा तांगा तो यहाँ पर है ही नहीं। अब हम आगे का सफर कैसे तय करेंगे? आप चिंता ना करें, मैं आप सभी को वहां लेकर चलती हूँ। हाँ, ये उचित रहेगा राजकुमारी। चलिए सभी उसके ऊपर खड़े हो जाइए। हाँ जरूर। और वो जादुई कालीन उन सभी को लेकर आसमान में उड़ने लगता है। कितना मनमोहक दृश्य है। हाँ, अब ऐसा लग रहा है कि सफर काफी अच्छा है। हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही कहते हो। ये चमकीले चांद तारे वातावरण को कितना सुंदर बना रहे हैं ना? हाँ, सच में। तभी थोड़ी दूर चलने के बाद अप्सरा, यहाँ से बाईं दिशा में मुड़ जाइए। ये रास्ता तो हिमनगर की ओर जाता है। हाँ राजकुमारी, हमें वहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण काम है। हम ईश्वर से आपके कार्य की सफलता की कामना करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही वो लोग हिमनगर पहुंचते हैं, वैसे ही वहां पर हिम और ओलों की बरसात होने लगती है। अरे, ये क्या हो रहा है? हे भगवान! मित्रों, अब सुरक्षित हैं हम। ये कवच हमारी रक्षा करेगा। आखिर कौन रह रहा है यहाँ? कोई ना कोई तो अवश्य हमारे आसपास है। ये अवश्य वधिराज होगा। उसे लग रहा होगा कि हम शायद उसके दुश्मन हैं। कि टॉबी की नजर वधिराज के ऊपर जाती है। अरे वो देखो, एक बड़ा सा प्राणी उस हिम के बने हुए पहाड़ के पीछे है। उसकी आंखों से ये सारे हिम के गोले निकल रहे हैं। राजकुमारी अप्सरा, आप इसी क्षण वधिराज की आंखों को जादू के सहारे ढक दीजिए। तभी अप्सरा अपनी छड़ी घुमाती है और वधिराज के आंखों में एक सफेद रंग की एक जादुई पट्टी अपने आप बन जाती है। तुम सभी को छोड़ूंगा नहीं मैं। ये सब उचित नहीं हो रहा है। खोलो इसे। इसी बीच करण और जयदेव उसको काबू में करने के लिए उसके पास पहुंच जाते हैं और तभी दुर्भाग्यवश वो अपनी आंखों की पट्टी खोल लेता है। तत्पश्चात वो करण के सीने के ऊपर पैर रखने के लिए आगे बढ़ता है। करण! ठहरो वधिराज, उसे जाने दो। मैं राजकुमारी चंदा हूँ। क्या? हाँ वधिराज, तुम तो मुझे जानते ही होंगे। राजकुमारी जी, आप अभी तक इसी रूप में हैं? हाँ वधिराज, अब समय आ चुका है मुझे मेरे श्राप से मुक्ति मिलने का। हाँ वधिराज, मैं यहाँ राजकुमारी चंदा की सहायता करने के लिए आया हूँ। मुझे माफ करना राजकुमारी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई बात नहीं, तुम्हारी जगह हम भी होते तो यही करते। मेरे हिमनगर में बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो मेरा फायदा उठाना चाहते हैं। मुझे लगा कि शायद आप लोग उन्हीं में से होंगे। नहीं वधिराज, ऐसा नहीं है। उसके बाद चिड़िया उसे सारी बात बताती है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। जी अवश्य राजकुमारी जी, मैं भी साथ चलूंगा। चलिए अपना सफर तय करते हैं। ये टॉबी कहाँ गया? यही तो था। अरे वो देखो, बर्फ में खेल रहा है। टॉबी, टॉबी! करण, देखो ना कितना मजा आ रहा है यहाँ खेलने में। अच्छा, ये लो फिर, ये लो और लो। और करण उसकी तरफ बर्फ का छोटा गोला फेंकता है। अरे वाह, मैं भी आता हूँ। अरे हम भी आ रहे हैं। और सभी लोग बर्फ में हंसी मजाक और खेल कूद करने लगते हैं। सब लोग बर्फ उठा उठाकर एक दूसरे पर फेंकने लगते हैं
और तभी बर्फ खोदते हुए करमजीत का हाथ एक चीज पर लगता है। अरे देखो तो दोस्तों, यहाँ कुछ है, जल्दी से सारी बर्फ हटाओ। तो सब लोग मिलकर सारी बर्फ हटाने लग जाते हैं और वहां जमीन पर एक दरवाजा होता है और करमजीत और करण जोर लगाकर उस दरवाजे को खोलते हैं तो देखते हैं कि कुछ सीढ़ियां नीचे की तरफ जा रही थी। तुम सब यहीं ठहरो, हो सकता है अंदर कोई खतरा हो, मैं जाकर देखता हूँ। नहीं नहीं करण, तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। ठीक है, हम दोनों जाकर देखते हैं, बाकी तुम सब बाहर रहना। तो करण और करमजीत दबे कदमों से सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं। वहां काफी अंधेरा था और दीवार पर एक तरफ एक लैंप लगा होता है। वो देखो करमजीत, लैंप। क्या पता ये भी कोई जादुई लैंप हो। अब इसे उठाएं या ना उठाएं? उठा लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। करण उस लैंप को उठाकर जला लेता है। वो एक साधारण लैंप ही था। फिर करण और करमजीत धीरे धीरे चलकर आगे बढ़ते जाते हैं और वहीं उनके सारे दोस्त बाहर इंतजार कर रहे थे। इनको इतना समय क्यों लग रहा है? वही मैं भी सोच रहा हूँ। मुझे तो लगता है हमें भी नीचे जाना चाहिए। नहीं नन्ही, डरो मत, वो दोनों बहुत बहादुर हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा। तभी करण और करमजीत की ओर से चिल्लाने की आवाज आती है और उनके दोस्त घबरा जाते हैं। फिर अचानक उनके हंसने की आवाज आती है। आओ सब लोग, जल्दी नीचे आ जाओ। हाँ हाँ जल्दी आओ, ये तो बहुत अद्भुत है। तो बाकी सब लोग नीचे आ जाते हैं और देखते हैं कि अंदर एक कमरा था जिसमें बहुत सारे खाने पीने का सामान था। अरे इतने सारे सामान मैंने तो कभी जिंदगी में भी नहीं देखे। आज तो मजा ही आ जाएगा, पेट भर भर कर खाएंगे। हाँ, ये तो बहुत ही सुंदर चीजें हैं। कहीं ये कोई माया जाल तो नहीं? कुछ नहीं कह सकते राजकुमारी जी, ये तो खाने के बाद ही पता चलेगा। तो अब कौन इसे खाकर अपनी जान खतरे में डालने वाला है? मैं खाऊंगा। नहीं नहीं, मैं खाऊंगा। अरे तुम दोनों रहने दो, मैं खा लूंगा। और इतने में करण वहां से एक फल उठाकर खा लेता है, लेकिन करण को कुछ भी नहीं होता है। सब कुछ सही है, टूट पड़ो जवानों। और सब लोग पेट भरकर तरह तरह की चीजें खाते हैं और बहुत खुश होते हैं। बधिराज भी बहुत सारा सामान लेकर जमीन पर बैठ जाता है और खाता रहता है। मजा ही आ गया। हाँ, पेट भर गया पर मन नहीं भरा। सबने खा लिया ना अच्छे से? हाँ हाँ, बस अब तो चलिए, अब हमें जाना चाहिए यहाँ से। हाँ बधिराज, सभी लोग इस जादुई दरी में आ जाओ। सभी लोग बैठते हैं और वहां से निकलते हैं कि तभी अचानक से किसी स्त्री की जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगती है। अरे अरे, अचानक उन सब पर कोई पत्थरों की वर्षा करने लगता है। हमें नीचे उतरना होगा, मैं एक ढाल बनाकर आप सभी को बचा लूंगी। जल्दी कीजिए, ये तो बहुत जोर से लग रहे हैं। मैं भी इन पत्थरों को अपनी ताकत से रोक रहा हूँ। तभी आसमान में एक बहुत बड़ी औरत आ जाती है। मुझे बिना बताए कहाँ जा रहे हो बधिराज? मैं राजकुमारी चंदा की मदद करने के लिए जा रहा हूँ। ऐसा मत करो, ये सब मेरे मित्र हैं। अच्छा, तुम्हारे ये मित्र हैं तो मैं क्या हूँ फिर? तुम मुझे भूल गए हो आजकल। बधिराज, ये कौन है? राजकुमारी, ये मेरी मित्र रानू है। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मेरा कोई और मित्र हो। तो तुम समझाओ उसे। वो मुझे क्या समझाएगा? एक तो बिना बताए उसे यहाँ से ले जा रही हो और ऊपर से मुझे आकर दिखा रही हो। नहीं, ऐसा नहीं है। और तभी गुस्से में रानू अपने मुंह से फूंक मारने लगती है। इससे सभी लोग उड़ने लग जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए वहां पर पड़ी हुई चीजों के पीछे छुप जाते हैं। करण, अब क्या करें? करमजीत, चलो और उस स्त्री पर हमला करो, वरना ये सबको मार देगी। मैं जाता हूँ मित्र, बहुत तेज हवा है, चला भी नहीं जा रहा। करमजीत मुश्किल से उसके पास पहुंचता है और उससे लड़ता है। देखो, ऐसा मत करो। अब क्या होगा? हमें कुछ करना होगा। अगर वहाँ गए तो मारे जाएंगे। कहीं हम लोगों की वजह से करण और करमजीत और मुश्किल में ना पड़ जाएं। हे भगवान, रक्षा करना। अरे रानू, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं इसे मार भी तो नहीं सकता। वो तो परी की तरफ आग फेंक रही है। हे भगवान, ये क्या हो गया? इसने मेरे पंख जला दिए। तुम एक स्त्री होकर दूसरी स्त्री को दुख दे रही हो, क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुम मुझे मत सिखा, तुम सब आज यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। हम माफी मांगते हैं, ऐसा मत करो रानू। तुम गलत कर रही हो रानू। तुम कितना बदल गए हो।
अभी भी उन लोगों का ही साथ दे रहे हो। नए लोगों के जीवन में आ जाने से पुराने मित्रों को नहीं भूलते वधिराज। रानू, तुम गलत सोच रही हो, तुम गलत कर रही हो। जितना भी लड़ लो, मुझसे बचना नामुमकिन है। तुम ही सर्वश्रेष्ठ हो। इस बात की गलतफहमी जल्दी छोड़ दो, तुम्हारे लिए लाभदायक होगा। ये सभी लोग लड़ते लड़ते हिम के पहाड़ के टीले पर पहुंच जाते हैं। तुम अच्छा नहीं कर रहे हो वधिराज। मेरी सहायता करने के बजाय तुम उन लोगों की सहायता कर रहे हो। अपनी जिद छोड़ दो और सच्चाई को पहचानो। हाथ को कस के पकड़ना वधिराज, चिंता मत करो, हम आपको बचा लेंगे। वधिराज काफी लंबा चौड़ा और हट्टा कट्टा है, इसलिए करण के लिए उसको पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। करमजीत, तुम भी जाकर उसकी सहायता करो, करण से वो छूट रहा है। और जैसे जैसे दोनों लोग वधिराज को ऊपर खींच लेते हैं। वधिराज, आप ठीक तो है ना? तुम चुप रहो, तुम मेरी मित्र हो और तुम तो मुझे दुविधा में डाल रही हो। ऐसी कैसी मित्रता? मुझे माफ कर दो वधिराज, मैं तो बस चाहती थी कि तुम्हारा कोई और मित्र ना हो। माना कि तुम मुझसे बहुत प्रेम करती हो, परंतु उसका तात्पर्य यह नहीं है कि तुम मुझे कोई भला कार्य करने के लिए रोको। वधिराज जी, रानू जी को माफ कर दीजिए, शायद उन्हें अपनी गलती का आभास हो चुका है। और सभी लोग वधिराज को समझाते हैं, जिससे रानू को आभास होता है कि वो लोग वाकई में अच्छे हैं। आप सभी मुझे माफ कर देना, मुझसे गलती हो गई। शायद मुझे अपनी ताकत का कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया है। ऐसी कोई बात नहीं है रानू, गलती तो सबसे होती है। अब तो तुम वधिराज को यहाँ से जाने दोगी ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। लेकिन राजकुमारी, अप्सरा का क्या होगा? उनके पंख उन्हें कैसे वापस मिलेंगे? और तभी रानू उन्हें एक उपाय बताती है। जल जगन नाम की एक जगह है जहाँ पर कला नाम की राक्षसी रहती है। पहले कला एक बहुत सुंदर स्त्री थी, लेकिन उसे किसी ने श्राप दे दिया था, जिसके कारण उसका ऐसा हाल हो गया है। तो अगर तुम उसका श्राप तोड़ दोगे तो वो अप्सरा के पंख वापस दिला देगी। लेकिन उसका श्राप कैसे टूटेगा, ये तो हमें खुद ही वहाँ जाकर के पता करना होगा। तो ठीक है, तुम हमें उसका पता बताओ। और रानू उन सभी को काला राक्षसी का पता बता देती है। ठीक है, तो अब हम सब यहाँ से चलते हैं। हाँ करण, अब चलो। लेकिन हम लोग कैसे जाएंगे? हाँ, वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। आप सब चिंता मत करो, मैं और वधिराज है ना, हम दोनों आप सभी को अपने ऊपर बिठा कर ले जाएंगे। हाँ बिल्कुल। इसके बाद रानू और वधिराज अपनी शक्ति का प्रयोग करके अपना आकार काफी बड़ा कर लेते हैं और उन सभी को अपनी पीठ पर बैठाकर उड़ने लगते हैं। राजकुमारी, आप चिंता मत करिए, आपके पंख आपको वापस मिल जाएंगे, देखना आप। अप्सरा हल्की मुस्कुराहट देकर टॉबी के गाल छूती है। हाँ टॉबी, तुम सब हो ना मेरे साथ, तो मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है। जी बिल्कुल राजकुमारी। और थोड़ी देर बाद सभी लोग जल जगन नाम की जगह पर पहुंच जाते हैं। वधिराज और रानू सभी को नीचे उतार देते हैं और सामान्य आकार में आ जाते हैं। सब लोग पैदल चलकर थोड़ा आगे जाते हैं तो देखते हैं कि बीच में एक नदी आ जाती है। अरे नदी, लगता है इसे पार करना पड़ेगा। ये तो हम सब भी जानते हैं। अरे ये तो छोटी सी नदी है, इसे तो हम यूं ही पार कर लेंगे। कहीं ये भी कोई जादुई नदी ना हो। मुझे तो नहीं लगता ये कोई साधारण नदी है। देखना, यहाँ भी हमें कोई मुसीबत मिल जाएगी। हाँ करमजीत, सही कहते हो तुम। हाँ दोस्तों, मुझे भी यही लगता है। उस कला राक्षसी तक पहुँचने का रास्ता इतना आसान तो नहीं हो सकता। हाँ राजकुमारी जी। तो अब क्या करें? इस नदी में कुछ पत्थर फेंक कर देखते हैं कि क्या होता है। तो करमजीत वहां से कुछ पत्थर उठाता है और नदी में फेंकता है और तभी नदी में से बिजली निकलती है। हे भगवान, अगर हम इसमें पैर रखते तो मर ही जाते। हाँ लवकुश, इसमें तो बिजली है। लेकिन अब हम इसे पार कैसे करेंगे? अरे चिंता क्यों करते हो, हम दोनों तो उड़कर इसे पार कर सकते हैं और इन सबको हमारे ऊपर बैठा लेंगे। आज तुम सबकी बुद्धि को क्या हो गया है? ओहो, क्या हो गया हमें? और फिर वधिराज और रानू अपना आकार बड़ा कर लेते हैं और सभी लोग उनके ऊपर बैठते हैं और नदी पार कर लेते हैं। दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं जहां जमीन पर रंग बिरंगे पत्थर थे। सभी लोग सावधान रहिएगा। हाँ, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। कि तभी बुलबुल की जोर की चीखने की आवाज आती है। वो सामने देखो, हे भगवान। दरअसल सामने हवा से
उस भयानक राक्षसी का बड़ा सा चेहरा दिख रहा था, जिसके लंबे लंबे दांत और खून से भरी आंखें थी। तेज हवा चलती है और राक्षसी के हंसने की भयानक आवाज आती है। सभी लोग तैयार रहो। अचानक से राक्षसी गायब हो जाती है और वहां शांति छा जाती है। लगता है कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है, सभी लोग सावधान रहना। हाँ, हम तैयार हैं। हाँ, हम सब। और तभी अचानक से राक्षसी का बड़ा सा सिर फिर से दिखता है और उसकी बड़ी बड़ी आंखों से बड़े बड़े बाज निकलते हैं और वे सारे बाज उन सभी पर हमला करने लगते हैं। रानू और बदिराज फिर से अपना आकार बड़ा कर लेते हैं। बदिराज अपने हाथ से उन बाजों का सिर मरोड़ देता है। करण ध्यान से। हाँ बदिराज, पर ये बहुत सारे हैं। कि तभी एक बाज लव को उठाकर आसमान में ले जाने लगता है। बचाओ बचाओ। तभी रानू उड़ते हुए लव के पास जाकर उसे पकड़ लेती है और दूसरे हाथ से उस बाज को पकड़कर जोर से जमीन पर फेंक कर मार देती है। डरो मत, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, रानू मैं ठीक हूँ। और इसी बीच और बाज वहां पर आ जाते हैं और उन दोनों पर हमला करने लगते हैं। लव डरो मत, हिम्मत से इनका सामना करो। वहीं दूसरी तरफ लव के सभी मित्र भी उन बाजों से लड़ रहे थे। हर तरफ बाज ही बाज थे। ये बाज तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे, अब क्या करें? कुछ नहीं, बस लड़ते जाओ इनसे। तभी एक बाज सुनहरी चिड़िया के पीछे लग जाता है। चिड़िया उड़कर भाग जाती है। तभी करण भागकर उसके पास जाता है और अपनी तलवार से बाज को मारता है। राजकुमारी चंदा, आप ठीक तो है ना? हाँ करण, मैं ठीक हूँ, लेकिन करण मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस राक्षसी कला का श्राप कैसे टूटेगा। हमें कुछ सोचना होगा, क्योंकि राक्षसी कला काफी ताकतवर है। हम लोग लड़ते लड़ते थक जाएंगे। हम सभी को कुछ सोचना होगा। सही कहते हो करण। सभी लोग बाज से निपट ही रहे थे कि अचानक से वहां पर बहुत सारे जादुई सैनिक भागते हुए उनकी तरफ आ रहे होते हैं। ये सब इस राक्षसी की माया है। बुलबुल, टॉबी को तुम संभालो। हाँ करमजीत। तुम सब डरना मत, जीत हमारी ही होगी। हमला। और सभी सैनिक उन सभी पर हमला करने लगते हैं। वहीं सभी लोग जैसे तैसे उनका सामना करते हैं। तभी थोड़ी देर बाद राक्षसी को देखकर करण को किसी चीज का आभास होता है। ये राक्षसी कला बार बार पीछे क्यों देख रही है? लगता है पीछे कुछ तो है। तभी सैनिक से लड़ते लड़ते करण वदिराज के पास जाता है। वदिराज सुनो, मैं राक्षसी कला के पीछे की तरफ जा रहा हूँ। मुझे शक है कि पीछे कुछ है, लेकिन तुम उसका ध्यान यहाँ पर बनाए रखना। ठीक है करण। और करण सैनिकों से लड़ते लड़ते और बचते बचाते राक्षसी के पीछे वाले क्षेत्र में चला जाता है। करण को वहां एक तालाब दिखाई देता है। आखिर राक्षसी बार बार इस तालाब को क्यों देख रही थी? कुछ तो गड़बड़ है। और तभी उस तालाब के अंदर पानी से एक स्त्री की परछाई दिखाई देती है। लगता है ये राक्षसी कला का असली रूप है। मुझे तालाब के अंदर जाकर देखना होगा, शायद यहां से कुछ मदद मिल जाए। और जब करण उस तालाब के अंदर जाता है तो वहां पर उसे वो स्त्री की परछाई दिखाई नहीं देती और आगे बढ़ने पर उसे फवारे के पास एक खंजर दिखाई देता है जिस पर आंख बनी थी। लगता है इस खंजर से मुझे राक्षसी की आंख पर हमला करना होगा। करण खंजर उठाता है और पीछे मुड़ता ही है कि उसे वहां पानी में राक्षसी की एक बड़ी सी आंख दिखती है। करण डर जाता है। तुझे तो मैं कच्चा चबाकर खा जाऊंगी। हिम्मत है तो करके दिखाओ। और करण वहां से तेजी से तैरता हुआ जाने लगता है। वहीं राक्षसी उसका पीछा करने लगती है। करण तालाब के बाहर आ जाता है और राक्षसी का सामना करने लगता है, लेकिन राक्षसी उसे हराने लगती है और उसे पटक देती है, जिससे खंजर वहीं गिर जाता है।
करण कमजोर पड़ जाता है। हे ईश्वर, मेरी मदद कीजिए। तुझे तो मैं अपने पैरों में मसल दूंगी। वो राक्षसी अपना पैर करण के चेहरे पर रखने ही वाली होती है कि करण अपनी जेब में से एक छोटा चाकू निकालकर उस राक्षसी के पैर में घुसा देता है। बचेगा नहीं तू मेरे हाथ से। तभी वहां वधिराज आ जाता है और राक्षसी से लड़ने लगता है। मुझे वो खंजर ढूंढना होगा, उसी से इस राक्षसी का वध होगा। करण यहाँ वहां खंजर ढूंढता है और उसे एक जगह खंजर गिरा हुआ मिल जाता है। ये रहा खंजर। वधिराज, मुझे अपने कंधे पर ले लो। इसके बाद करण वधिराज के कंधे पर बैठता है और वधिराज के कंधे से लंबी छलांग मारकर राक्षसी के कंधे पर बैठ जाता है और बड़ी मुश्किल से उसकी आंखों पर उस खंजर से वार कर देता है। अब राक्षसी एक सुंदर स्त्री में बदल जाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी ने मेरा श्राप तोड़ दिया। तभी करण के सभी मित्र भी वहां आ जाते हैं। तो कला, आप हमारी मदद कीजिए और राजकुमारी अप्सरा को उनके पंख वापस दिला दीजिए। जी अवश्य। और इतना कहकर कला अपनी आंख बंद करती है, जिसके बाद उसके माथे से एक चमकदार रोशनी निकलती है और उस रोशनी से राजकुमारी अप्सरा के पंख वापस आ जाते हैं। अरे वाह, आप बहुत अच्छी लग रही हैं अप्सरा जी। धन्यवाद राजकुमारी चंदा। तो देवी जी, अब हमें यहाँ से जाने की इजाजत दें। हाँ जी अवश्य, और हम कामना करेंगे कि आपका आगे का पड़ाव सफल हो। ठीक है, तो अब आप लोग प्रस्थान कीजिए। जी देवी। और सभी लोग वहां से राजकुमारी अप्सरा की दरी पर बैठकर उड़कर चले जाते हैं। मुझे तो उड़ने में बहुत मजा आ रहा है। देखिए ना राजकुमारी चंदा, ऊपर से नीचे का दृश्य कितना खूबसूरत लगता है। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। वास्तव में ये दुनिया बड़ी खूबसूरत है। हाँ करमजीत। और इसी तरह सभी लोग वार्तालाप करते करते अपनी यात्रा पर आगे निकलते हैं। अब हमें इस जगह पर रुकना होगा। दरी को जमीन पर ले जाओ। अरे क्या हुआ? फिर से कोई मुसीबत आ गई क्या? नहीं दोस्तों, डरो मत। तभी वो जमीन पर आ जाते हैं। वो सब एक जंगल में उतरे थे। अच्छा मित्रों, आप सभी से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन अब मेरे जाने का समय आ चुका है। नहीं, आप मत जाइए ना। हाँ, रुक जाइए। अभी जाना होगा मुझे। हम दोबारा मिलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारा साथ देने के लिए। ठीक है दोस्तों, अलविदा दोस्तों। ठीक है रानू, अब मैं तुम्हें अपना काम खत्म करने के बाद मिलूंगा। रानू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ठीक है वधिराज, तुम अपना ध्यान रखना। अब मैं चलती हूँ। अलविदा रानू। अलविदा मेरे प्यारे छोटे मित्र। टॉबी अपनी पूंछ हिलाता है और रानू को चाटने लगता है। इसके बाद रानू सभी को अलविदा कहकर वहां से चली जाती है। वधिराज, तुम परेशान मत हो, जल्द ही हमारा काम खत्म हो जाएगा। और इस सफर में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नहीं राजकुमारी जी, आपकी सेवा करना तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और ऐसे ही सभी लोग आगे बढ़ते रहते हैं। अब हमें थोड़ा रुक जाना चाहिए, क्योंकि आगे का सफर काफी लंबा है। तुम सही कहते हो वधिराज, हम सभी को विश्राम की आवश्यकता है, नहीं तो हम सब कमजोर पड़ जाएंगे। हाँ, मेरा तो शरीर पूरा जकड़ गया है और मुझे बहुत भूख भी लग रही है। हाँ, मुझे भी। ठीक है राजकुमारी अप्सरा, कृपया हम सभी को नीचे उतार दीजिए। हाँ करण, अवश्य। फिर परी दरी को फिर से नीचे उतार देती है। यहाँ का वातावरण कितना सुंदर है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना सुंदर नजारा नहीं देखा। वास्तव में। तो चलो सभी लोग भोजन कर लो। और इतना कहने के बाद परी अपनी छड़ी घुमाती है, जिससे सभी के सामने उनका पसंदीदा खाना आ जाता है। वाह, मेरा पसंदीदा मोती चूर के लड्डू। आहा, धन्यवाद राजकुमारी अप्सरा। खाओ खाओ, आप ही के लिए है। और सभी लोग भोजन करते हैं। चलो अब सो जाते हैं। हाँ वधिराज। सभी लोग सो जाते हैं और इसके कुछ घंटे बाद एक घटना घटित हो जाती है। दरअसल अचानक से कुश की नींद खुल जाती है। अरे, मेरा लॉकेट कहाँ गया? वो उठ जाता है। तभी उसे अचानक से बहुत जोर की प्यास लगती है और थोड़ा चलकर आगे की तरफ जाता है। उसकी नजर पास के एक तालाब पर जाती है, जहां से एक चमकदार रोशनी आ रही थी। वो तालाब के पास पहुंचता है
जल्दी से जल पी लेता हूँ। और बिना सोचे समझे पानी पी लेता है। दरअसल युद्ध करते समय कुश का लॉकेट वहीं गिर गया था, जिसके कारण जादूगर का जादू उस पर चल रहा था और उसे प्यास उसी जादूगर के जादू के कारण लग रही थी, ताकि वो उस मायावी तालाब के पास जाकर उसका पानी पी ले। वहीं कुश के पानी पीने के बाद तालाब से एक स्त्री निकलती है, जिसका आधा शरीर मछली है, जो आधा शरीर इंसानी। तुमने बिना मेरी अनुमति के मेरे तालाब का जल पिया है और अब तुझे मेरा श्राप झेलना होगा। लेकिन ऐसा मत कीजिए। इससे पहले कि वो कुछ और बोल पाता, वो स्त्री उसे एक मूर्ति में बदल देती है और ये सब कुछ टॉबी देख लेता है। वो जल्दी से सभी के पास जाता है और सारी बात बताता है। तो सभी लोग जल्दी से कुश के पास आ जाते हैं। सभी लोग उसे मूर्ति बना देखकर डर जाते हैं। ये आपने क्या किया? इसमें इसकी क्या गलती? जो भी व्यक्ति मेरी अनुमति के बिना मेरे तालाब का जल पिएगा, उसका यही हाल होगा। लेकिन देवी जी, उस बालक को तो इस बात की भनक भी नहीं थी ना। ये सब हमें नहीं जानना। उसने गलती की है तो उसे उसका भुगतान भी करना होगा। लेकिन देवी जी, ये सोचिए कि उसे प्यास लगी थी, आपके तालाब के जल की जरूरत थी, इसलिए उसने इस तालाब का जल पिया। शायद मेरे दोस्त को आपके तालाब का जल काफी स्वादिष्ट लगा होगा, तभी उसने पिया होगा। मेरे इस तालाब का जल मीठा और ताजा है, और कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसे मेरे तालाब का जल ना भाता हो। ऐसे ही सभी लोग उस स्त्री से मित्रता कर लेते हैं, लेकिन वो किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। और इसी बीच परी को एक उपाय सूझता है। वो करण को धीरे से बताती है। ठीक है राजकुमारी। लेकिन देवी, हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहती हो? दरअसल मैं एक ऐसे तालाब के बारे में जानती हूँ जहाँ का जल आपके तालाब से भी मीठा और स्वच्छ है। अच्छा, कौन सा तालाब है वो? जरा हम भी तो जाने। और परी उस तालाब की बहुत तारीफ करती है। दुनिया में सबसे स्वादिष्ट जल उसी तालाब का है। नहीं, सबसे स्वादिष्ट जल मेरे तालाब का है। लेकिन ये तो आपका मानना है। मैंने उस तालाब का जल पिया है, बहुत ही स्वादिष्ट है। असंभव, बिल्कुल असंभव। अगर ऐसा है तो मुझे उस जगह का पता बताएं। मैं स्वयं वहाँ जाकर देखूंगी। नहीं देवी, हम उस जगह का पता नहीं बता सकते हैं, क्योंकि वो जगह काफी खुफिया है। हमें उस जगह का पता बताओ जल्दी। इसके बदले तुम जो भी मांगोगी हम तुम्हें देंगे। क्या वास्तव में ऐसा है? हाँ, ऐसा ही है, क्योंकि हम अपनी बातों से मुकरते नहीं। ठीक है देवी जी, तो आप हमारे मित्र को माफ कर दीजिए और दोबारा से उसे मानव बना दीजिए। ठीक है, तो हम आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। इसके बाद वो स्त्री कोई मंत्र पढ़ती है, जिससे एक चमकदार रोशनी कुश की मूर्ति के ऊपर पड़ती है और कुश मूर्ति से ठीक होकर फिर से इंसान बन जाता है। मैं कहाँ हूँ? मुझे क्या हुआ था? तुम पत्थर में बदल गए थे कुश, लेकिन अब तुम ठीक हो। बुलबुल भी बड़ी खुश होती है। चलो, अब तो बता दो कि वो जगह कहाँ है जहाँ मेरे तालाब से भी मीठा जल मिलता है। अरे देवी, हमें क्षमा करिएगा, हमें अपने मित्र के लिए आपसे असत्य बोलना पड़ा। हमारे साथ आपने विश्वासघात किया है, अब इसका अंजाम आप सभी को भुगतना होगा। नहीं नहीं देवी जी, ऐसा ना कहें। हम एक खास कार्य के लिए अपने सफर पर निकले हैं, कृपया हमारा साथ दें। चुप रहो अब तुम सब धोखेबाज हो। और इतना कहकर वो स्त्री वहाँ से गायब हो जाती है। अब हम सब यहाँ से चलते हैं। हाँ चलो, मैं आशा करता हूँ कि कुछ गड़बड़ ना हो आगे। और सभी लोग वापस अपनी जगह पर आ जाते हैं और वहां से निकलने का निर्णय लेते हैं। तभी अचानक से धरती हिलने लग जाती है और सब लोग डर जाते हैं। ये क्या हो रहा है? लगता है भूकंप आया है। सब लोग एक दूसरे को पकड़कर सहारा दो। ये भूकंप नहीं है, ये तो कुछ और ही लगता है। हाँ करमजीत, मुझे लगता है ये उसी स्त्री का ही काम है। अब हम क्या करें? हमसे तो सीधा खड़ा भी नहीं रहा जा रहा। सुनहरी चिड़िया भी जल्दी से करण के कपड़ों में जाकर छुप जाती है। तभी बलिराज की नजर तालाब की तरफ जाती है। वो देखो तालाब में। और सब लोग देखते हैं कि तालाब का पानी भी जोर जोर से हिलता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा था। हमें जल्द से जल्द यहाँ से भागना होगा। हाँ, लेकिन धरती इतनी जोर से हिल रही है, हम कैसे भागेंगे? सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ लो और भागो, वरना पानी हमें बहा ले जाएगा।
तो सभी एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और यहाँ वहां हिलते डुलते हुए भागने की कोशिश करते हैं। सभी पीछे मुड़कर देखते हैं, तालाब का पानी हवा में काफी ऊंचा हो गया था और अब उनकी तरफ आ रहा था। हे भगवान, इतनी बड़ी लहर, ये तो हमें साथ ही ले जाएगी। हमने उस स्त्री से झूठ बोलकर बहुत बड़ी गलती कर दी करण। वो अपना बदला ऐसे ले रही है। अब हमारे पास कोई उपाय नहीं है सिवाय भागने के। तभी धरती हिलना बंद हो जाती है और वो बड़ी तेजी से भागते हैं, लेकिन वो बड़ी लहरें अब भी उनकी तरफ ही आ रही थी। ये लहर तो बिल्कुल पास आ रही है, हम इससे नहीं बच पाएंगे। भागते रहो, पीछे मुड़कर मत देखो। तभी उस लहर में से उस स्त्री की आवाज आती है, अभी सिर्फ शुरुआत है। और तभी वो लहर उनके ऊपर साधारण पानी की तरह गिर जाती है और किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता। तो सभी लोग दरी पर बैठकर वहां से निकल पड़ते हैं। ये तो बस शुरुआत है, यही कहा था ना उसने। हाँ करण, ये किसी बड़ी मुसीबत का संकेत है। हमें जल्द से जल्द यह स्थान छोड़ना होगा। मुझे पता है कि जरूर वो स्त्री कोई ना कोई चाल चलेगी। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। लेकिन चिंता मत करो, कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही जाएगा। हाँ करण, तुम सही कह रहे हो। सभी लोग दरी पर बैठ जाते हैं और अपने रास्ते में आगे की तरफ बढ़ ही रहे थे कि तभी करण की नजर नीचे एक छोटे से बालक पर जाती है जो 8-10 साल का था। वो जोर जोर से रो रहा था और एक सांप उस बच्चे के पास फन फैलाए बैठा था। राजकुमारी अप्सरा, जल्दी से दरी को नीचे कीजिए। वो देखिए, वो बालक, वो मुसीबत में है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। अरे तुम सही कहते हो करण, हमें उसकी मदद करनी होगी। लेकिन हम नहीं जानते, हो सकता है ये भी कोई माया जाल हो। हाँ राजकुमारी जी, आप सही कहती हैं। अब तो हर चीज से भय लगने लगा है। हाँ मुझे भी यही लगता है, ये कोई माया जाल है। लेकिन हम उस बालक को ऐसे मुसीबत में नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल करमजीत, क्या पता ही कोई माया जाल ना हो और वो सच में ही मुसीबत में हो। हाँ करण, सही कहते हो तुम, हमें उसकी मदद के लिए जाना चाहिए। तभी अप्सरा दरी को नीचे की तरफ ले जाने लगती है। बच्चे, तुम घबराना मत, हम तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। लेकिन बच्चा उस सांप को देखकर बहुत रोने लगता है। बचाओ, बचाओ, बचाओ। घबराओ नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। भैया मुझे बचा लीजिए। हाँ बेटा, तुम घबराओ नहीं। ये सांप सामने फन फैलाए हुए बैठा है, ना जाने कब इसको काट ले। कहीं ये काट ना ले। करण धीरे धीरे एक रूमाल लेकर उस सांप की तरफ बढ़ता है, लेकिन सांप तुरंत ही उस बच्चे को काट लेता है। वो बच्चा तड़प कर मरने लगता है। वो सांप करण के दोस्त के पास आने लगता है, लेकिन करण छलांग लगाकर जल्दी से उस बच्चे के पास जाता है और उसे गोद में उठा लेता है। बेटा उठो बेटा। और तभी करण के सभी दोस्तों के चिल्लाने की आवाज आती है, बचाओ। करण जब पीछे मुड़ता है तो देखता है कि वो सांप एक रस्सी में बदल गया था और उसने उसके सभी दोस्तों को जकड़ लिया है। लेकिन करण अभी उस रस्सी की पकड़ से दूर था। अरे ये सब कैसे हुआ? वही जिसका हमें डर था, ये सब माया जाल था और हम इसमें फंस गए। करण, करण, बचाओ हमें। वहीं दूसरी तरफ वो बच्चा भी दोबारा खड़ा हो जाता है और बहुत ही भारी भारी आवाज में हंसने लगता है। लगता है ये उसी स्त्री की चाल है। हाँ बिल्कुल सही समझे तुम, मैं उसका मुंह बोला भाई हूँ। अब मैं तुम सबको बीच में से चीर दूंगा। ऐसा करने की सोचना भी मत, वरना बहुत पछताओगे। और तभी वो बच्चा एक हट्टे कट्टे पुरुष रूप में बदल जाता है। देखने में तो तू काफी ताकतवर लगता है, लेकिन ये मत भूल कि तू अभी मेरे माया जाल में फंसा हुआ है और इससे निकलना आसान नहीं है। अपनी ताकत का ज्यादा गुरूर मत करो, क्योंकि तू भी ये मत भूल कि मेरा मित्र करण अभी भी बाहर है और तेरा सामना करने के लिए वो अकेला ही काफी है। हाँ हाँ, हमारा दोस्त करण बहुत ही बलवान है। अरे ये बालक ये मेरा क्या कर पाएगा? याद रखना, दूसरों का उपहास करने वालों के ऊपर तो एक दिन ये संसार हंसता है। माना कि तुम काफी ताकतवर हो, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि तुम दूसरों को कमजोर समझो। अरे मुझे ज्ञान देने वाला तू कौन है? तुझे तो मैं चींटी की तरह मसल दूंगा लड़के। ठीक है, लेकिन तुमसे युद्ध करने से पहले मैं तुमसे विनम्र निवेदन करता हूँ
कि तुम बिना कोई युद्ध करे हम सभी को यहाँ से जाने दो, क्योंकि हम किसी खास कार्य के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा। मर कर ही जाओगे तुम सब यहाँ से। जाने दे हमें, नहीं तो तेरा हश्र बहुत बुरा होगा। अच्छा, तो फिर देख लेते हैं किसका हश्र क्या होता है। लगता है इसे अपनी जान प्यारी नहीं है, ये तो करण के हाथों मारा ही जाएगा। हाँ बुलबुल, आज इसका आखिरी दिन है। छोड़ दे दुष्ट, वरना पछताएगा। इन सभी की ऐसी बातें सुनकर वो पुरुष काफी गुस्सा हो जाता है। तुम सब कौन हो जो उस कमजोर बालक की प्रशंसा कर रहे हो? इसे तो मैं चुटकियों में हरा दूंगा। ठीक है, अगर तुमने युद्ध को ही चुना है तो मैं भी युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। मैंने तुमसे विनती करके देख ली और मेरे दोस्तों ने तुम्हें समझा कर भी देख लिया, लेकिन शायद तुम्हें ऐसे नहीं समझ आएगा। हाँ, मुझे ऐसे नहीं समझ आएगा। मुझे युद्ध करना है। हाँ, मैं तैयार हूँ। और वो पुरुष ये बात सुनकर अपनी आंखें बंद करता है और तभी अचानक से एक तलवार उसके हाथ में अपने आप आ जाती है। तो आ जाओ, देखते हैं कौन कितना ताकतवर है। और उसके बाद दोनों में घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। हे ईश्वर, हमारे दोस्त करण की विजय करवा देना। चिंता मत करो, करण काफी वीर और समझदार है और कभी किसी से भी नहीं डरता। हाँ, और इस युद्ध में इसी की जीत होगी। हे ईश्वर, करण की सहायता करना। बेचारा करण मेरे श्राप को तोड़ने के लिए कितनी परेशानियों से गुजर रहा है। मैंने तो बहुत दुख सहे, परंतु आप करण को इन पीड़ा से बचाओ ईश्वर। करण, संभल कर। हे भगवान, करण की जीत हो। ना जाने क्या होगा, बहुत डर लग रहा है। और वहीं दूसरी तरफ करण हर संभव प्रयास कर रहा है कि वो उस पुरुष से जीत जाए, लेकिन वो पुरुष भी काफी ताकतवर है और कहीं भी कमजोर नहीं पड़ रहा। ए बालक, हार मान ले। क्यों मुझ जैसे ताकतवर व्यक्ति से तू भिड़ रहा है? मारा जाएगा। नहीं, मैं अपने मित्रों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और उन्हें बचाने के लिए मुझे तुम्हें हराना ही होगा। बड़ा ढीठ मनुष्य है तू, लेकिन दिन में स्वप्न देखना अच्छी बात नहीं। स्वप्न उसी के पूरे होते हैं जो स्वप्न देखता है, याद रखना। तेरी जान खतरे में है और तू अभी भी मुस्कुरा रहा है। क्योंकि हमें पता है कि जीत हमारी ही होगी। वहीं पुरुष काफी गुस्सा हो जाता है और जोर जोर से उस पर वार करता है, जिसके कारण उसके दाहिने हाथ में उस पुरुष की तलवार लग जाती है और करण दूर जाकर गिर जाता है। तेरा अभिमान तो टूट गया होगा। ये मेरा अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। और इतना कहकर करण एक बड़े से वृक्ष को नीचे से पूरा जोर लगाकर अपनी जादुई तलवार से एक ही बार में काट देता है और वो बड़ा सा वृक्ष उस पुरुष के ऊपर गिर जाता है। आशा करता हूँ कि अब तुम्हारा भी अभिमान चूर चूर हो गया होगा। तभी करण अपने हाथों से उस रस्सी को खोलता है, लेकिन वो रस्सी अपने आप बंध जाती है और खुलती ही नहीं। ये रस्सी खुल क्यों नहीं रही? मुझे तो लगता है ये रस्सी भी मायावी है। करण, तुम उस पुरुष की तलवार से इस रस्सी को काट कर देखो, शायद खुल जाए। ठीक है राजकुमारी जी। और करण उस पुरुष की तलवार लेकर अपने दोस्तों की रस्सी को खोल देता है और उन्हें आजाद कर देता है। क्योंकि वो रस्सी मायावी थी, इसलिए उस पुरुष की तलवार से ही वो रस्सी कटी और करण उस पुरुष की तलवार को करमजीत को दे देता है। लेकिन इस पुरुष का क्या करें? इसे हमें ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ करमजीत, तुम सही कहते हो। क्या पता कि हमारे रास्ते में फिर से अड़चन डाल दे। हमें इसका वध करना होगा। जब ये दोनों बातें कर रहे थे तो करण की नजर उस पुरुष की आंखों पर जाती है। उस पुरुष की आंखों में काफी भय था और आंसू भी। बधिराज, करमजीत, मुझे इसकी आंखों में पश्चाताप दिख रहा है। हाँ करण, सही कहते हो, मुझे भी दिख रहा है। तभी वो पुरुष गिड़गिड़ा कर रोने लगता है। हाँ महाराज, मुझे अपने किए का पश्चाताप हो गया है। कृपया मुझे छोड़ दीजिए। और करण के समझाने पर बधिराज और करमजीत मान जाते हैं। तो सभी मित्र वहां से उस पुरुष को छोड़कर जाने लगते हैं। करण, अब हमें और भी संभल कर चलना होगा, नहीं तो इससे भी बुरा हो सकता है हमारे साथ। हाँ करण, बधिराज बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम्हें किसी भी अजनबी मनुष्य पर विश्वास नहीं करना चाहिए। नहीं करमजीत, बात विश्वास की नहीं है, बात है माया की। हम जिस सफर पर निकल पड़े हैं
उस सफर में माया ही माया है। हाँ, करण सही कह रहा है। ये सब तुम्हारे लिए नया है। और हम सब तो एक साधारण मनुष्य हैं ना। हम सब तो इस बात से परिचित नहीं है ना कि जो हमारे सामने घटित हो रहा है वो एक माया है या सत्य। हाँ करण, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हमें किसी को भी देखकर अत्यंत व्याकुल नहीं होना चाहिए, बल्कि सोच समझकर उसकी सहायता करनी चाहिए। हाँ राजकुमारी चंदा, आप बिल्कुल सही कहती हैं। माना कि सहायता करना एक अच्छी बात है, लेकिन हम सच्चाई को भी तो नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। सभी लोग वार्तालाप करते हुए जा रहे थे कि अचानक से डॉबी की नजर राजकुमारी अप्सरा पर जाती है। वो थोड़ी सी दुखी दिखाई दे रही थी। क्या हुआ राजकुमारी अप्सरा, आप इतनी उदास क्यों लग रही हैं? तभी सुनहरी चिड़िया समझ जाती है। हमें पता है कि आप उदास क्यों हैं। आपको अपने माता पिता की याद सता रही होगी, है ना? अरे राजकुमारी अप्सरा, आप चिंता मत करिए। इसमें उदास होने की क्या बात है। हम आपको अभी आपके परीलोक में छोड़ आते हैं। परंतु हमें आपकी मदद करनी है। ऐसी बात नहीं है राजकुमारी अप्सरा, आपने हमारी बहुत सहायता करी है, परंतु हम ये चाहते हैं कि अब आप अपने परीलोक वापस पहुंच जाएं और वहां परीलोक में सबकी सेवा करें, क्योंकि उन्हें भी आपकी आवश्यकता है। और सभी लोग परी को समझाते हैं, जिससे वो आखिरकार मान जाती है। लेकिन वो डॉबी इस बात से दुखी हो जाता है और रोता भी है। हम आपको बहुत याद रखेंगे राजकुमारी अप्सरा। हम भी, बहुत ही ज्यादा। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे बीच बीच में मिलने आया करूंगी। सच्ची? हाँ डोबी। और इसके बाद सभी लोग परी की जादुई दरी पर बैठते हैं और उड़कर परीलोक की तरफ चले जाते हैं। थोड़ी देर में वे सभी परीलोक पहुंच जाते हैं और थोड़ी देर में परीलोक के सभी निवासी वहां पर आ जाते हैं। परी अपने माता पिता को देखकर बहुत खुश होती है और उन्हें गले से लगा लेती है। पुत्री अप्सरा, तू ठीक तो है ना? हाँ माँ, हम बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन तभी अप्सरा के चाचा का लड़का मगन भड़कते हुए आता है। झूठ मत बोलो अप्सरा, हमें पता है कि तुम मुसीबत में रही होंगी इन लोगों के साथ। और मगन गुस्से में करण और उसके साथी को न जाने क्या क्या कह देता है। हमें माफ कर दीजिएगा। अब बस भी करो, तुम उन्हें ये सब नहीं कह सकते। ये काफी अच्छे लोग हैं। तो इन सभी में बहस हो रही थी कि अचानक से एक बड़े से बांस के ऊपर बैठकर एक दानव आता है, जिसका रंग हरा था। परी लोक के सभी निवासी दानव को देखकर बेहद डर जाते हैं। देखिए चाचा चाची, हमने कहा था कि अप्सरा यदि हमारे लोक से बाहर जाएगी तो ऐसी समस्या जरूर आएगी। और देखिए, हमारी बात बिल्कुल सत्य निकली। और तभी वो बड़ा दानव उस पक्षी से नीचे उतरता है और अपने हाथ को घुमाता है, जिससे वहां पर उसकी तरह कई सारे मानव आकार के दानव उत्पन्न हो जाते हैं। हे भगवान, अब क्या होगा? ये तो हमारी ओर ही बढ़ रहे हैं। राजकुमारी चंदा, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, हौसला रखिए, सब ठीक हो जाएगा। और तभी लव कुश, करण और बुलबुल अपनी अपनी तलवार निकाल लेते हैं और उस दानव के सैनिकों से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं परीलोक के महिला और पुरुष सभी परियां सैनिक भी उन दानव सैनिकों से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप सब इन सैनिकों को संभालो और मैं इस दानव को देखता हूँ। और तभी बधिराज भी अपना आकार उस दानव जितना बड़ा कर लेता है। उस समय वो दानव परीलोक की एक परी को अपने हाथ में उठाया हुआ था और वो उसकी गर्दन मरोड़ने ही जा रहा था कि तभी बधिराज उसके चेहरे पर जोर का घूंसा मार देता है। छोड़ दे उसे दुष्ट दानव। और वो परी उस दानव की हाथ से आजाद हो जाती है और उड़कर दूर चली जाती है। तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इतना कहकर वो दानव बधिराज पर हमला करने लगता है और इस तरह दोनों में भयंकर लड़ाई होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ करण और उसके दोस्त उस दानव के सैनिकों से लड़ने में लगे हुए थे। इसी बीच मगन भी और शैतानों से लड़ रहा है, लेकिन वो काफी गुस्सा भी कर रहा है। आप दोनों एक तरफ कहीं छुप जाइए। ठीक है मगन, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब हो क्या रहा है। कैसे छुटकारा मिलेगा इससे? हम दुआ करते हैं कि जल्दी ही सब ठीक हो जाए। हे भगवान, हमारी रक्षा करना। आप दोनों बिल्कुल भी चिंता ना करें, हमें पता है कि सब ठीक हो जाएगा। करण और उसके मित्र हमें कुछ भी नहीं होने देंगे। अरे अप्सरा, अब तो उनकी प्रशंसा करना छोड़ दो। तुम देख ही रही हो,
कि इनकी वजह से आज हमारे परिलोक पर मुसीबत आन पड़ी है। अगर ये लोग ना होते तो शायद ये मुसीबत भी ना होती। हाँ अप्सरा, अब तो मुझे मगन की बातें सही लगती हैं। और अप्सरा की माता की ये बात सुनकर मगन मन ही मन मुस्कुराता है और साफ पता चल रहा था कि उसके मन में कुछ था जिसके बारे में हमें बाद में पता चलेगा। परंतु आप दोनों चिंता मत कीजिए, जब तक हम हैं तब तक आप दोनों को कुछ नहीं हो सकता है। उसके बाद मगन जैसे तैसे करके उन दानवों से लड़कर बचते बचाते अप्सरा के माता और पिता को वहां से कहीं और सुरक्षित जगह पर ले जाता है। तभी सुनहरी चिड़िया अप्सरा के पास आती है। हमें पता है राजकुमारी अप्सरा, हमारे कारण आपको बहुत दुख उठाने पड़ रहे हैं। इस बात के लिए हमें क्षमा करिएगा। अरे राजकुमारी चंदा, आप चिंता ना करें, ऐसी कोई भी बात नहीं है। तभी परी के पीछे से एक दानव सैनिक आ जाता है। सुनहरी चिड़िया उसे देखकर बहुत डर जाती है। राजकुमारी अप्सरा, संभल कर। चिड़िया की ये बात सुनकर राजकुमारी घबरा जाती है और तुरंत पीछे मुड़कर अपनी छड़ी गोल गोल घुमाती है, जिससे दानव पत्थर में बदल जाता है। तभी इस बीच सुनहरी चिड़िया जब अप्सरा की तरफ देखती है तो उसे किसी अनहोनी की संभावना लगती है। राजकुमारी अप्सरा, आपके माता पिता कहाँ हैं? मुझे पता नहीं क्यों आपके माता पिता के कुछ दृश्य दिख रहे हैं। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो मगन के साथ है, कुछ तो गड़बड़ है, हमें उन्हें ढूंढना होगा। और चिड़िया अप्सरा के साथ अपनी दिव्य शक्ति से उन दोनों को खोजते हुए मगन के पास पहुंच जाती है कि तभी वे दोनों देखते हैं कि मगन दानव में बदल चुका है और वो अप्सरा के माता पिता को मारने ही वाला है। ठहर जाओ। चिंता मत करो, इसके बाद मैं तुझे भी मारूंगा और ये राज्य मेरा हो जाएगा। और तभी चिड़िया समझ जाती है कि अब कुछ बुरा होने वाला है, इसलिए वो जल्दी से करण को बुलाने के लिए चली जाती है। लेकिन वहीं परी दानव से बने मगन को अपनी छड़ी के द्वारा किसी मूर्ति में बदलने की कोशिश कर रही है, लेकिन मगन बार बार बचता जा रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी आसानी से हार जाऊंगा? कभी नहीं। कि तभी वहां करण भी आ जाता है और मगन से लड़ने लगता है, लेकिन मगन उसे हराने लगता है। वहीं इसी बीच मगन राजकुमारी अप्सरा को अपनी जादुई शक्ति द्वारा पीड़ा देने लगता है। तभी वहां मगन के माता पिता भी आ जाते हैं। बेटा ऐसा मत कर, ये अन्याय क्यों कर रहा है तू? रुक जा बेटे। आपको नहीं पता पिताजी, ये सब इसी लायक है। आप दोनों मेरे रास्ते से हट जाइए। और इतना कहकर मगन करण की तरफ एक धारदार तीर फेंकता है, लेकिन मगन के पिता आगे आ जाते हैं, जिसके कारण वो तीर उन्हें लग जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? देखो मगन, तुम्हारे कारण तुम्हारे पिता की ये हालत हो गई। यकीन नहीं होता हमें कि तुम इतने नीचे गिर जाओगे। वहीं मगन अपने पिता की लाश के पास जाकर बहुत रोता है और उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। दूसरी ओर अचानक से वो दानव और वो सैनिक भी गायब हो गए थे। दरअसल वो दानव मगन के द्वारा ही भेजा गया था। मगन, तू चिंता मत कर, हम तेरे साथ है ना। माना कि तूने गलत किया, परंतु हम आशा करते हैं कि तुम्हें अब अपनी गलती का एहसास हुआ होगा। भगवान का शुक्र है कि सब ठीक हो गया। लेकिन एक मासूम आदमी की जान जाने के बाद। खैर, अब सब सामान्य हो गया था। तो अगले एपिसोड में हम देखेंगे करण और उसके दोस्तों का आगे का सफर। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।